अक्टूबर का महीना इंडिया और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के लिए काफी उतार चढ़ाव का महीना रहा है, जहां एक तरफ सात समुंदर पार के देश भारत पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व होने का आरोप लगा रहे हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स तक को इस पूरे दलदल में घसीट रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ मोहम्मद मुइजू जैसे कट्टर भारत विरोधी नेता अब राष्ट्रपति भवन में बैठकर डिनर खा रहे हैं, मोदी से गले मिल रहे हैं। सालों से जिस चाइना से हम मुंह फुलाए बैठे हुए थे, अब उससे हमारी दोस्ती हो रही है। अच्छा, कम से कम सुलह हो रही है। दुनिया में हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप में वॉर्स रुकवाने की बात करते हैं। इंडिया को एक मीडिएटर नेशन की तरह भी देखने की कोशिश हो रही है। हमारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने का एक क्लियर गोल, एक क्लियर एजेंडा भी है। लेकिन वहीं हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हमारी एक सुनने को राजी नहीं है, उल्टा हम पर ही हावी हो जाते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक बढ़ते ही जा रहा है। वो हमारे नेबर्स को हमारे देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। मोदी जी मिले तो जरूर, बॉर्डर पर तनाव भी कम हुआ है कुछ हद तक। ब्रिक्स समिट में दोनों ने फोटो खिंचवाई, हाथ मिलाया, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको डिटेल में बताया ब्रिक्स के बारे में। लेकिन क्या इंडिया की मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, एस जयशंकर की जो ब्लंट और बेबाक बोलने का जो तरीका है, हमारी जो बदलती रणनीति है, क्या उससे हमारे पड़ोसी ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं? बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक, पाकिस्तान से लेकर मालदीव्स तक, बीते कुछ समय में काफी कुछ हमें उथल पुथल टर्मोइल देखने को मिला है इन देशों में और इन देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप में। क्या भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए इन आपदाओं को अवसर में बदल पाएगा? क्या प्रॉब्लम है इन देशों को हमारे देश से? क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो जो उबाल पर आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, समझते हैं आज के देशभक्त नेबरहुड स्पेशल एपिसोड में। कहा जाता है कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। पड़ोसी आपके जैसे भी हों, आपको उनके साथ रहना, एडजस्ट करके रहना सीखना पड़ेगा। तो आइए पहले तो कुछ बातें समझ लेते हैं भारत और हमारे पड़ोसी मुल्कों के बारे में। देखिए, भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस रीजन में लगभग हर देश, हर कंट्री भारत से कहीं ना कहीं उनका बॉर्डर टच होता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब के अलावा, ये सब करीबी देश हैं, इन सब के अलावा भारत चाइना, म्यांमार के साथ भी अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कॉमन बॉर्डर्स के साथ साथ इंडिया इन सारे देशों के साथ इनका डीप हिस्टोरिकल और पीपल टू पीपल रिलेशन रह चुका है। एक कॉमन कल्चर है, हेरिटेज है, एक कॉमन सिविलाइजेशन का पार्ट तो ये है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, और इसीलिए ये सारे देश भारत से अपने आप को बहुत डीपली कनेक्टेड पाते हैं। इसके अलावा एक चीज जो आप इस नक्शे में साफ देख पाओगे वो ये है कि चाइना के अलावा भारत के सारे नेबर्स उससे साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं। लैंड एरिया के साथ साथ भारत इन सभी देशों के इकोनॉमी और पॉपुलेशन में भी काफी आगे है। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सारी बातें बहुत फेवरेबल लगती हैं हमें, पर हमारे पड़ोसी देशों के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर सामने आती है, और यही है प्रॉब्लम की जड़। जिस तरह आज भारत में बैठे लोग अपने आप को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के शैडो से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, अपने इंडियन आइडेंटिटी को ग्लोबली असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक प्राइड महसूस कर रहे हैं, जगह का नाम बदलकर, टेक्स्ट बुक का सिलेबस बदलकर, नेशनल प्राइड को आगे बढ़ाकर, ठीक उसी तरह हमारे पड़ोसी देशों में भी ये एक सेंटिमेंट है। वो अपने आप को एक इंडियन आइडेंटिटी से अलग रखकर अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी असर्ट करना चाहते हैं। उनमें भी एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट हो चुकी है। एक हिस्टोरिकल इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट होने के बावजूद ये देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन लास्ट में वो भी अपनी जियोग्राफी और अपनी हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ना ही इंडिया जैसे बड़े नेबर को वो कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन इस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बीच दीवार बनकर खड़ी होती है इंडिया के लिए इन देशों में एक डीप मिसट्रस्ट, एक डिसबिलीफ, एक शक। इंडिया के साथ उनका ह्यूज ट्रेड इंबैलेंस और डेफिसिट आग में घी का काम करती है। इस डिस्ट्रस्ट की वजह से साइज और पावर में छोटे होने के बावजूद ये पड़ोसी मुल्क इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने से पीछे नहीं हटते हैं। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इंडियन टेरिटरी पर अपना हक जताते रहते हैं, अपने क्लेम्स को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। रिपीटेडली वॉर्स हारने के बावजूद आज भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे पैतड़े इस्तेमाल करके इंडिया को अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका, बाय द वे, इन द पास्ट
एंटी इंडिया मिलिशियास को ट्रेन कर चुका है, उन्हें फंड कर चुका है। आज भी इन सारे देशों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया का इंफ्लुएंस को कम करने के लिए और अपने इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी, अपने ट्रेड एटसेट्रा को बढ़ाने के लिए ये इंडिया को डीकपल करना चाहते हैं अपने आप को इंडिया से, और अक्सर चाइना जैसे राइवल पावर्स की ओर ये खींचे चले जाते हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी हर्ट कर सकता है। तो क्या कर सकता है इंडिया इस सिचुएशन में? क्या क्या हमने फॉर्मूला अपनाया है कि यह देश चाइना की गोदी में ना जाकर समा जाए? क्या शिकायतें हैं हमारी इन नेबर्स की इंडिया के साथ, और कहां तक हमारी पॉलिसी सफल हुई है, और क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी होगी, जानते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज जो अपना छोटा या बड़ा बिजनेस चलाते हैं। चाहे बिजनेस कोई भी हो, उसमें बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका बहुत ज्यादा एफर्ट भी उस पर जाता है। और आज के ऑटोमेशन के जमाने में यह सारा काम मैनुअली करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया है, या फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम या एफर्ट जाएगा। ये सारे टास्क्स ऑटोमेट करने के लिए आपको एक ईआरपी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और इसमें आपकी मदद करता है उडू। एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उडू हमारे आज के एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं। उडू आपके सारे बिजनेस एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकता है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, पॉइंट ऑफ सेल्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सीआरएम, इनवॉइसिंग वगैरह वगैरह। ये सब कुछ मैनेज करता है आपके लिए उडू। आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो भी सब एक जगह पर। आपको दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो पहला ऐप है आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। और बाकी ऐप्स के लिए आप मंथली या ईयरली प्लान्स भी ले सकते हो, जिसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स एज लो एज ₹580। तो अगर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करना है, इजीली हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो बस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक करिए उडू को। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सालों से मेन गोल यही रहा है कि पड़ोसी देशों में अपने लिए ट्रस्ट को रीगेन करना, जिससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ने से रोका जाए। इसीलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से नेबरहुड को खास जगह दी गई है। लेट 1990s में जब इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेज में था, हम ग्रो कर रहे थे, ग्लोबल स्टेज पे अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे, बढ़ा रहे थे, तब फॉरेन मिनिस्टर आई.के. गुजराल ने अपनी फेमस गुजराल डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था। गुजराल डॉक्ट्रिन का मकसद था अपने छोटे पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, रेसिप्रोकेशन के उम्मीद ना रख के, बिना इस उम्मीद के कि आप जो कंसेशंस अपने नेबर्स को दे रहे हो वही कंसेशंस वो भी आपको देंगे या मुनाफा आपको भी मिलेगा। इस डॉक्ट्रिन में एक डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग था कि इंडिया को अपने छोटे नेबर्स के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक बड़े भाई की तरह बन के उनको सपोर्ट करना चाहिए। नॉन रेसिप्रोसिटी के साथ साथ इस डॉक्ट्रिन में मेन फोकस था नॉन इंटरफेरेंस, यानी इंडिया ऐसे पड़ोसी मुल्कों के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर, दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बिना किसी शर्त मदद करेगा। याद रखिए, यह वो दौर था जब पड़ोसी मुल्कों के साथ इंडिया का जो डिस्ट्रस्ट था अपने पीक पर था। इंडिया ने लेट 1980s में श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। इंडिया के गुडविल के साथ साथ हमारे 1000 से ज्यादा सैनिक भी वहां मारे गए। इस मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद इंडिया का नेबरहुड में ट्रस्ट रीगेन करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। गुजराल डॉक्ट्रिन ने थोड़ा हेल्प तो जरूर किया, लेकिन हमें और करने की जरूरत थी। इसीलिए नए मिलेनियम में हमने इस डॉक्ट्रिन को अपग्रेड किया, और फिर बनती है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का मेन एम होता है साउथ एशिया में रीजनल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना और अपने पड़ोसी देशों के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन करना। 2014 में मोदी सरकार भी इसी पॉलिसी को अपना फॉरेन पॉलिसी का कोर पिलर बनाती है। विजन यह था कि इंडिया सिर्फ एक हेल्पर या पैसिव पार्टनर नहीं, बल्कि एक्टिवली साउथ एशियन रीजन में एक लीडरशिप रोल लेगा, इस पूरे रीजन को डेवलप और उसकी सिक्योरिटी में हाथ बटाएगा। नॉन रेसिप्रोसिटी और ऑलवेज रेडी टू हेल्प अप्रोच के साथ साथ अब भारत और अपने पड़ोसी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिवली हिस्सा लेने लगा। चाहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, रोड या रेलवे कनेक्टिविटी हो, या फिर डेट फाइनेंसिंग की बात हो, इंडिया इन सभी मायनों में अब अपने पड़ोसियों के साथ एक्टिवली काम करने की कोशिश करता है। याद रखिए, आपको शायद ये बात याद होगी, कोविड के टाइम पर भारत ने पहले अपने जो इंडिया में मेड वैक्सीन थे, सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को पहले मुहैया करवाया, फिर बाकी दूसरे दुनिया में देशों को भेजा गया।
अब सवाल यह उठता है कि यह सब करने के बाद क्या हमारे नेबर्स के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या सुधरे हैं? क्या एंटी इंडिया फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस था इन देशों में वो कम हुआ है या बढ़ने को दिख रहे हैं? वेल, इसके लिए हमें हर पड़ोसी देश में हो रहे रीसेंट डेवलपमेंट्स को एक एक करके समझना होगा। शुरू करते हैं सबसे रीसेंट सक्सेस स्टोरी के साथ, और काफी यू टर्न वाला स्टोरी है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू हाल ही में भारत आए। अपने ओपनली एंटी इंडिया स्टैंड्स, इंडिया आउट कैंपेन के दम पर सरकार इन्होंने बनाई, और वो सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अब इन्होंने मारा है एक 180 डिग्री शार्प यू टर्न। अपने पहले स्टेट विजिट टू इंडिया में मुइजू ने इंडिया को वैल्यूड पार्टनर कहा। मुइजू ने इंडिया के साथ इंगेजमेंट की इच्छा दिखाई, जिसे न्यू दिल्ली ने भी विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया। यही नहीं, इंडिया में मालदीवियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी अप्रूव कर दिया है, जो उनके फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज को काफी हद तक एड्रेस करेगा। मालदीव्स अभी एक बड़े बजट डेफिसिट और डेट बर्डन से जूझ रहा है। इससे उनकी फॉरेन रिजर्व्स काफी कमजोर हो गई है। मुइजू का प्रो चाइना स्टैंस और मालदीव्स में स्टेशन इंडियन ट्रूप्स को निकालने का उनका कैंपेन, दोनों ही हमारे ट्रेडिशनल टाइज को खतरे में तो डाल रहा था और काफी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अपने देश की इकोनॉमी संभालने के लिए लास्ट में उनको इंडिया की तरफ देखना ही पड़ा। आज हालत ऐसी है कि एक समय पर कट्टर एंटी इंडिया होने के बावजूद आज मुइजू इंडिया के नेबरहुड में कुछ बचे खुचे एलाइज में से ही एक अब साबित हो रहे हैं। लेकिन भारत, जो बाकी देश हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, उसके मामले में इतना यकीन नहीं हुआ है। पिछले ही महीने श्रीलंका में इलेक्शंस हुए, जिसमें नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी अलायंस जीती है। इस अलायंस का एक अहम कंपोनेंट होता है प्रेसिडेंट एडीके दिसनाइके की जेवीपी पार्टी। जेवीपी ट्रेडिशनली एंटी कैपिटलिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी रह चुकी है, जिसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी दिखने को मिलता है। इस साल अपने इंडिया विजिट के दौरान, जहां एडीके ने इंडिया के 2022 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान टाइमली एड और रिलीफ को अप्रिशिएट किया, वही लेकिन उन्होंने कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर अडानी पावर के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए हैं। एक ट्रेडिशनली मार्क्सिस्ट लीडर होने के वजह से उनकी प्रो चाइना लीनिंग काफी जाहिर है। लेकिन उनके लीडर्स का जो भी बिलीफ हो, एनालिस्ट के मुताबिक आज काफी श्रीलंकन्स इंडिया की टाइमली मदद को अप्रिशिएट करते हैं, याद रखते हैं, जिसकी वजह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अभी श्रीलंका में कम है। तो अभी देखना यह होगा कि एडीके की सरकार इंडिया और चाइना के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाकर चलती है। अब वो बैलेंस कितना इंडिया की तरफ झुकती है, कितना चाइना की तरफ रुझान करती है, यह आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां इंडिया ने अपने सबसे पुराने एलाय को रिसेंटली खोया है। शेख हसीना के खिलाफ पब्लिक अपराइजिंग के बाद आज बांग्लादेश में एक मिलिट्री बैक्ड ट्रांजिशन गवर्नमेंट चल रहा है। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की सरकार इसे ट्रांजिशन को लीड कर रही है। बांग्लादेश के स्टूडेंट रेवोल्यूशन को हमने देशभक्त पर एक्सटेंसिवली कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। काफी बड़ा एक रीजनल चेंज था हमारे साउथ ईस्ट एशिया में। शेख हसीना के जाने के बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का इन्फ्लुएंस तेजी से हमें बढ़ने को दिखा है। पिछले महीने ही दुर्गा पूजा के दौरान हमें कई इंसिडेंट्स देखने को मिली, जहां अलग अलग पूजा पंडाल्स पर एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक किए। इंडिया ने ऑफिशियली भी इन अटैक्स के खिलाफ अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। तो 100 दिनों से ज्यादा तक सरकार चलाने के बाद भी आज भी बांग्लादेश की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाई है। वहीं इंडिया भी अभी तक बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है कि यूनुस बांग्लादेश में ग्रोइंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रोक पाएंगे। सोशल मीडिया पर चलिए ठीक है, मास रेप्स और जेनोसाइड की जो खबरें हैं वो झूठी ही हो, लेकिन हिंदूज अपने आप को अंडर अटैक पा रहे हैं बांग्लादेश में, और अगर सिचुएशन को काबू नहीं किया तो ये और भी एक डेडली सिचुएशन बन सकता है। आज बांग्लादेश की आवाम शेख हसीना और उनसे जुड़ी हर चीज से नफरत कर रही है, उनको तोड़फाड़ कर रही है। ऐसे में इंडिया का हसीना को शर्म देना बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ सस्पिशन को और भी ज्यादा मजबूत कर दे रहा है कि शेख हसीना इंडिया का ही काम बांग्लादेश में कर रही थी। मोहम्मद यूनुस ने इंडिया को वर्बली अश्योर किया है कि इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट कदम लिया गया है या नहीं, यह देखने वाली बात है। हां, एक अच्छी चीज हुई है, इसी महीने एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया गया है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इनेबल करने के लिए। इस अग्रीमेंट के मुताबिक नेपाल अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट करेगा इंडियन टेरिटरी के थ्रू। इंडिया इन दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इंतजाम करेगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और भी लेने होंगे बांग्लादेश में अपना ट्रस्ट रीगेन करने के लिए।
बाय द वे, नेपाल में जुलाई के महीने में केपी शर्मा ओली फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल फिर से पावर में आ जाती है और साथ ही साथ इंडिया की दिक्कतें और भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, ओली वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने साल 2020 में इंडिया के कुछ रीजन्स को नेपालीज टेरिटरी बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया था। इन मैप्स में उत्तराखंड के कई जगहों को नेपाल का टेरिटरी बता दिया गया। नेपाल की पार्लियामेंट ने जून 2020 में सरकार के इस नए मैप को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको फॉर्मलाइज भी कर दिया। इसमें एक मत दिखाकर इसे अग्रीमेंट भी दे दी। अब साल 2024 में नेपाल की सरकार इन मैप्स को अपने करेंसी नोट्स पर भी प्रिंट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशंस कहां से कहां फिसल चुके हैं। साथ ही चाइना के साथ नेपाल के ट्रेड रिलेशन और भी बढ़ते ही रह रहे हैं। इसमें खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करना भी शामिल है। आने वाले समय में नेपाल की चाइना पर डिपेंडेंसी और भी बढ़ी ही जा रही है। वहीं नेपाल में इंडिया के प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट इस दौरान कम हो रहा है। जाहिर सी बात है, नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडियाज ओल्ड एलाय और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी। अब जब बात स्ट्रैटेजी की आ गई है तो पाकिस्तान पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। बीते सालों में हुए उरी और पठानकोट जैसे टेरर अटैक्स एंड फाइनली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज अब लगभग ना के बराबर ही हैं। भारत ने साफ कर दी है बात कि पाकिस्तान से बातचीत और अग्रीमेंट और डिस्कशन तभी होगा जब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर लगाम लगाएगा। पाकिस्तान क्लियरली अभी भी इंडिया से टाइज को नॉर्मलाइज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है या केपेबल नहीं है। जयशंकर के रावलपिंडी विजिट के कुछ इनफॉर्मल बातचीत हुई उस विजिट में, लेकिन दिखता तो नहीं है कि दोनों देशों के टाइज में कोई प्रोफाउंड इंपैक्ट आने वाला है। हां, जयशंकर के विजिट के कुछ दिनों बाद इंडिया पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट 5 सालों के लिए रिन्यू जरूर करा दिया है, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों के बिहाइंड द सीन्स तो कम से कम बातचीत चल रही है, बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बातचीत करने में ना, समस्या पाकिस्तान के साथ यह है कि ऑफिशियल चैनल्स में अगर आपने कहीं उम्मीद की एक किरण जग भी जाती है तो वहां आईएसआई तिलबिलाकर कश्मीरी एरियाज में आतंकवादियों को एक्टिवेट कर देती है और सारे टॉक्स को साबोटाज कर देती है। जयशंकर के विजिट के तुरंत बाद ही कश्मीर में पहले माइग्रेंट वर्कर्स पे और अब आर्मी पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान से सीधे सीधे आज इतने सालों डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, टफ टॉक के बाद भी हमें मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं और मोदी और जयशंकर का पाकिस्तान को साइलेंट ट्रीटमेंट देने से भी कुछ खास अंजाम तो नहीं आया है, क्योंकि वहां पाकिस्तान के अंदर ही टॉक्स को साबोटाज करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो सबसे बड़े हमारे दुश्मन, सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट चाइना की भी बात कर ही लेते हैं। अभी बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ है, लगभग 4 साल बाद एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। कुछ जगहों में मोदी जी का बायलैटरल भी हो गया रशिया में। मतलब जो इंडिया चाइना टाइज पिछले 4 साल से जमीन पर रेंग रेंग के चल रहे थे, वो एटलीस्ट अब कुछ स्पीड पकड़ता हमें दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सब अचानक तो हुआ नहीं है। हमारे डिप्लोमेट्स की मेहनत इतने सालों से कुछ ना कुछ रंग लाई है। यहां कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी इसमें एक बड़ा हाथ है। इंडिया और चाइना के बीच में सुलह कराने के लिए, नॉर्मलाइजेशन कराने के लिए पुतिन को एज अ ग्लू देखा जा रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। हालांकि इस ग्लू को आप फेविकॉल नहीं बुला सकते हो, क्योंकि इतने सालों बाद भी आप एक चीज जान लो कि चाइना के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप देखोगे मोदी जी की जो मीटिंग होती है उसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं होती है, सेपरेट हैंडआउट्स आते हैं दोनों देशों से, जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। दोनों देश अपने अपने अलग राग जप रहे हैं बॉर्डर इशू को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात देना होगा कि बॉर्डर एरियाज में चीन अपनी दादागिरी ना दिखाए और इंडिया हमेशा सतर्क रहे, यह बहुत जरूरी है। उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते हो, लेकिन चाइना पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया की नेबरहुड ट्रबल्स चाइना और पाकिस्तान पर खत्म अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है। पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान भी है, जो अफगानिस्तान में 2021 के तालिबान टेक ओवर के बाद काफी अनस्टेबल देश है। वो इंडिया के साथ इंगेजमेंट भी अब काफी लिमिटेड हो चुका है अफगानिस्तान का। दिक्कत यह है कि तालिबान से बात करे तो करे कैसे, कौन करे, किस टर्म्स पे करे, किस लिए बातचीत करे। अभी के लिए भारत बस ये चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान सॉइल पर एंटी इंडिया फोर्सेस को अब कोई शरण ना दे। तालिबान ने भी भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पनपने नहीं देगा, भारत पर हमला नहीं करने देगा। आज 3 साल बाद भी हमें यह दिखने को आया है कि तालिबान की वजह से कोई मेजर टेरर अटैक नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर भी तालिबान अपने आप को बिहेव करे। अब वेस्टर्न बॉर्डर से सीधे चलते हैं हमारे फाइनल स्पॉट पर, म्यांमार पर। म्यांमार के साथ 2021 के मिलिट्री कू के बाद टाइज अब हमारे कोल्ड हो चुके हैं। इसका भी मेन रीजन वही है, एक इलेजिटिमेट रेजीम
जिसने पावर ग्रैब करने के लिए इलेक्शंस करवाने का नाटक करना भी ना समझा जरूरी। बस आ गए एक दिन, सेना के जनरल साहब प्रेसिडेंट पैलेस में आंग सांग सूकी को डाला सलाखों के पीछे और जमा लिया सत्ता पर अपना हक। इलेक्शंस तो दूर की बात है, पूरे देश में अभी तक शांति बहाल नहीं हुई है, सारे रेबल ग्रुप्स पर कंट्रोल नहीं किया गया है। अब ऐसी सरकार के साथ भारत सरकार इंगेज कैसे कर सकती है? हालांकि जब हालत ज्यादा बिगड़ जाती है, जैसे बॉर्डर एरियाज में फाइटिंग के वक्त रेफ्यूजीज का इनफ्लो भारत के अंदर होना, या फिर सीमा पर मणिपुर में आर्म सप्लाई होना, तो इंगेज करना पड़ता है म्यांमार हुंता के साथ भी। तो म्यांमार, जिसे हम कभी एक इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया गेटवे समझते थे, आज हमारे लिए एक नो गो एरिया बन चुका है। ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर हमारा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गलती और नो गलती, मालदीव्स और आप कह लीजिए भूटान को छोड़कर भारत में अपनी नेबरहुड में काफी अनप्लेजेंट सिचुएशन में अपने आप को पाता है। वी आर वर्चुअली विदाउट एनी फ्रेंड्स राइट नाउ। कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं नहीं, ये भारत की गलती है, हमारे पॉलिसीज की गलती है, हमारी टोन और टेनर की गलती है। लेकिन इसमें यह बात भी सच है कि बहुत सारे केसेस में यह सब भारत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था कि उन देशों में क्या हो रहा है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत अपने पॉलिसीज और प्रायोरिटीज को बेटर मैनेज कर सकता है, ताकि एक अनफ्रेंडली नेबरहुड में भी अपने सिटीजंस, अपनी इकोनॉमी, अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हम कैसे बेहतर मैनेज कर सके। इस मामले में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ब्राजील का भी कुछ सिचुएशन ऐसा ही था। ब्राजील भी इंडिया की तरह एक हॉस्टाइल नेबरहुड का पार्ट था, जहां वो सबसे बड़ा रीजनल पावर था। इतना बड़ा विशाल देश है ब्राजील। भारत की तरह ब्राजील के नेबर्स भी ना बहुत छोटे छोटे, और उनको डिस्ट्रस्ट के साथ ब्राजील को देखा जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद ब्राजील ने अपने नेबर्स के साथ मिलकर एक इफेक्टिव ट्रेड अग्रीमेंट को हकीकत में बदला, जिससे फायदा पूरे साउथ अमेरिकन मार्केट को मिला है। वही इंडिया की अगर आप बात करें तो सार्क ले लीजिए, बिम्स्टेक ले लीजिए, आज भी स्ट्रगल कर रही है इंटरनल पॉलिटिक्स और डिवीजन की वजह से, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से। ऐसा नहीं है कि ब्राजील अपने पड़ोसियों के साथ कोई आपसी रंजिश या डिस्प्यूट नहीं है, पर ब्राजील ने इसके बावजूद एक रीजनल ट्रेड और मार्केट यूनिफिकेशन को प्रमोट किया, और लास्ट में सारी इकोनॉमीज को उससे हेल्प मिला, तो गुडविल तो बढ़ेगा ही। अब भारत को भी ऐसे सक्सेसफुल रीजनल बॉडीज से सीख लेकर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिससे अनफ्रेंडली नेबरहुड में भी हम अपने आप को नेविगेट कर पाए, एक रास्ता निकाल पाए। इस मामले में आज भी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा काम करने की दरकार है। साउंड बाइट देना बहुत आसान होता है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बहुत चलता भी है, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ डील करना, इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाना, अपनी सुरक्षा को बढ़ाना, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाणक्य नीति असली में चाहिए। आपको क्या लगता है, इंडिया का नेबरहुड दोस्त कौन है और क्यों है, और किसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड। मोर एपिसोड्स कमिंग अप, और हां, हैप्पी दिवाली।